तो यार इंसेंट डिटेल्स के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स एंड गेम मूवी के कुछ और नए हिडन डिटेल्स के बारे में। मैंने बड़ी मेहनत से अवेंजर्स एंड गेम के कुछ और नए डिटेल्स ढूंढ कर निकाले हैं, इसलिए आई होप कि ये डिटेल्स आपके लिए भी नए हो। इसलिए ट्रू मार्वल फैंस पहले आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर बताना कि आपको कितनी डिटेल्स नई लगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, टोनी और कैप्टन अमेरिका जब टाइम ट्रेवल करके 1970 के समय में जाते हैं, तब वहां पर कैप्टन ने ए वाली हैट पहनी हुई थी और उस पर जो सिंबल है वो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ऑफिसर का रैंक बताता है और ये रैंक है कैप्टन का। यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि कैप्टन ने कैप्टन के रैंक की टोपी पहनी हुई थी। नंबर 2, आयरन मैन 1 मूवी में पार्टी सीन के दौरान पहली बार टोनी को जरा रियलाइज हुआ था कि वो पेपर को पसंद करता है, यानी कि यही से ही उनकी लव स्टोरी की जर्नी स्टार्ट हुई थी एमसीयू में। और तब उस समय पेपर ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए अवेंजर्स एंड गेम में टोनी ने अपने प्यार के लिए यानी कि पेपर के लिए जो आर्मर बनाया था उस पर ब्लू कलर दिया था उनके उस पहले मोमेंट की याद में। नंबर 3, इस सीन में होकाई अपने एक एरो को टनल में छोड़ता है जिस पर लगी लाइट से अंधेरे में छुपे आउटराइडर्स दिखते हैं। तो ये सीन एक रेफरेंस है 1986 में आई एलियंस मूवी का, जिसमें भी ऐसा ही एक सिमिलर सा सीन है जिसमें एक कैरेक्टर अंधेरे में लाइट मारता है जिससे अंधेरे में छुपे एलियंस दिखते हैं और दोनों सीन्स का कलर टोन भी सिमिलर ही है, रेड। एलियंस मूवी का रेफरेंस डायरेक्टर्स ने इन्फिनिटी वॉर मूवी में भी डाला है। नंबर 4, इस सीन में फीमेल हीरोज टीम अप करके एक साथ जब थैनोस के आर्मी पर अटैक करती है, तब उस सीन के दौरान ओकोए को ही कॉर्वस ग्लेब को मारते हुए दिखाया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्वस ग्लेब ने इन्फिनिटी वॉर में वकांडा बैटल के दौरान कई डोरा मिलाजी की गार्ड्स को मारा था, इसलिए यहाँ पर ओकोए उसे मारकर बदला ले लेती है। नंबर 5, मूवी के फाइनल बैटल के दौरान इस सीन में एंटमैन और वास्प के पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रूट अपने ब्रांचेस लंबे करके एनिमी को मारता है जो कि हमला करने वाला था रॉकेट पर। मार्वल ने इनका एक काफी छोटा सा सीन बैकग्राउंड में डाला है और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ शायद किसी की नजर जाए। नंबर 6, नैनो गॉन्टलेट मिलने के बाद थैनोस जब स्नैप करने वाला होता है, तब वह बैकग्राउंड में वही म्यूजिक चल रहा था जो कि द अवेंजर्स मूवी में उस सीन के दौरान चल रहा था जब आयरन मैन मिसाइल को छोड़कर गिरने लगा था। यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक का टोन जरा सा अलग है, नहीं तो म्यूजिक सेम ही है। नंबर 7, इस सीन में थैनोस आयरन मैन को उठाकर उसे बीच से ही फाड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसने कॉमिक्स में किया था, इसलिए ये सीन एक कॉमिक बुक का रेफरेंस है। नंबर 8, मूवी में अवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट से वापस लाकर सबको बचाने के मिशन को टाइम हाइस्ट नाम देते हैं और एक्चुअली उनके उस प्लान को टाइम हाइस्ट यानी कि टाइम डकैती कहने का सजेशन स्कॉट ने ही दिया था, इसलिए एक कॉलबैक है एंटमैन मूवी का। क्योंकि एंटमैन मूवी में डैरेन क्रॉस ने एक सीन में एंटमैन से कहा था कि तुम्हें क्या लगा तुम भविष्य को एक डकैती से रोक लोगे, और अवेंजर्स एंड गेम में एंटमैन और अवेंजर्स मिलके एक डकैती से ही भविष्य को बचाते हैं। नंबर 9, आयरन मैन के चार्ज्ड अप रिपल्सर्स के अटैक को रोकने के लिए थैनोस अपनी डबल एज्ड स्वॉर्ड को घुमाता है। तो थैनोस की ये स्वॉर्ड जो कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड के जैसे घूमती है, ये स्वॉर्ड एक्चुअली रेफरेंस है कॉमिक बुक के थैनोस कॉप्टर का। थैनोस के क्रिएटर जिम स्टार्ली ने भी ये बात एक इंटरव्यू में कंफर्म की थी कि थैनोस की ये स्वॉर्ड थैनोस कॉप्टर से इंस्पायर्ड है। नंबर 10, मार्वल के बिग 3 यानी कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर वर्सेस थैनोस की फाइट सीन के दौरान मार्वल ने कई सारे कॉलबैक्स ऐड किए हैं एमसीयू की पास्ट मूवीज से रिलेटेड। जैसे कि इस सीन में थॉर अपनी लाइटनिंग से आयरन मैन के रिपल्सर्स को सुपर चार्ज कर देता है। ये सीन एक कॉलबैक है द अवेंजर्स मूवी के इस सीन का, जहाँ पर थॉर ने एक्सीडेंटली अपनी लाइटनिंग से आयरन मैन के सूट की पावर बढ़ा दी थी। और फिर ये सीन जिसमें थैनोस थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ के थॉर के ही चेस्ट में पुश करा होता है, लगभग घुस ही गया था। तो ये सीन भी एक कॉलबैक सीन है इन्फिनिटी वॉर के इस सीन का, जहाँ पर थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर घुसाया था थैनोस के चेस्ट में। और कैप्टन अमेरिका जब म्योनिर को पहली बार उठाते हैं, तब थॉर कहता है आई न्यू इट, जो कि एक कॉलबैक है
एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के इस सीन का, जहाँ पर अवेंजर्स म्योनिर को उठाने की कोशिश कर रहे थे और वह कैप्टन ने जब म्योनिर को उठाने का ट्राई किया था तब म्योनिर थोड़ा सा हिल गया था, जिससे कि थॉर के चेहरे पर की स्माइल थोड़ी सी उतर गई थी। तो यहाँ कैप्टन म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी थे या नहीं थे वो अलग ही टॉपिक है, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर थॉर को जरूर डाउट आया था कि ये हैमर उठा लेगा क्या, इसीलिए एंड गेम में जब कैप्टन म्योनिर को विल्ड करते हैं तब थॉर आई न्यू इट कहता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नंबर 11, आयरन मैन के स्नैप करने के बाद थैनोस की आर्मी एक एक करके डस्ट बनने लगती है और थैनोस धूल बनने से पहले अपनी हार स्वीकार करके शांति से बैठ जाता है। तो यहाँ पर उसके बैठने का स्टाइल और यहाँ के कैमरा मूवमेंट का तरीका एकदम सेम है उसके इन्फिनिटी वॉर के लास्ट सीन से, जहाँ पर वो टाइटन 2 प्लेनेट पर शांति से बैठता है डूबते सूरज को देखते हुए जीतने के बाद। नंबर 12, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के थैनोस के पहले सीन के और एंड गेम के थैनोस के लास्ट सीन के बीच एक पैरेलल कनेक्शन है और वो ये है कि इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में वो शायद अपने पास्ट को याद करके थॉर और लोकी के सामने कहता है कि उसे मालूम है कि हारना कैसा होता है, पैर जेली में बदल जाते हैं। तो पैर जेली में बदल जाते हैं से उसका मतलब था कि पैर कमजोर पड़ जाते हैं या फिर कांपने लगते हैं। तो जैसा कि थैनोस का मानना था कि हारने के बाद पैर कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए अवेंजर्स एंड गेम में हारने के बाद वो पहले तो धूल बनने से पहले आराम से बैठ जाता है अपनी हार स्वीकार करके। नंबर 13, थैनोस की आर्मी जब डस्ट बन रही होती है तब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के डस्ट बनने का सीन पैरेलल दिखता है इन्फिनिटी वॉर के सीन से। जैसे कि एक तो एबोनिमो धूल बनने से पहले अपने हाथों को देखता है और जरा लड़खड़ा कर चलता है, ठीक वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन ने भी किया था डस्ट बनने से पहले। यहाँ स्पाइडरमैन ने कहा था कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और यहाँ एबोनिमो ने बिना कुछ कहे ही बता दिया कि इसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और यहीं पर ही पीछे प्रॉक्सिमा मिडनाइट अपने हस्बैंड कॉर्वस ग्लेब की बॉडी के साथ बैठी होती है धूल बनने से पहले, कुछ वैसे ही जैसे वांडा बैठी थी विजन के पास डस्ट में बदलने से पहले इन्फिनिटी वॉर में। नंबर 14, योंडू पीटर क्विल को 1988 में पृथ्वी पर से किडनैप करके ले गया था और उसके बाद शायद डायरेक्ट एंड गेम मूवी के इवेंट्स के दौरान ही वो पृथ्वी पर रिटर्न आता है। एंड गेम मूवी की टाइमलाइन 2023 की है, इसका मतलब कि पीटर क्विल पूरे 35 सालों के बाद पृथ्वी पर रिटर्न आया था अवेंजर्स एंड गेम में और अब आने वाली मूवी थॉर लव एंड थंडर में उसे शायद पृथ्वी पर थॉर के साथ और भी दिखाया जाएगा। नंबर 15, और क्या आपको ये फैक्ट पता है कि रॉकेट रकून जितना टाइम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टीम का मेंबर था उससे भी ज्यादा टाइम वो अवेंजर्स का मेंबर रह चुका है, क्योंकि वो गार्डियंस के साथ 2014 से 2018 तक था, यानी कि 4 साल तक। फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गार्डियंस की पूरी टीम डस्ट में बदलने के बाद वो अवेंजर्स का मेंबर था 2018 से 2023 तक, यानी कि 5 साल तक, और अब तो उसकी टीम वापस आ ही गई है। नंबर 16, अवेंजर्स एंड गेम को अगर आपने इंग्लिश में देखा है तो आपको याद ही होगा कि इस सीन के दौरान टोनी ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लिकर स्ट्रीट मजिशियन कहा था, नहीं तो मूवी के हिंदी वर्जन में यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को डायरेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज ही कहा गया है। इसलिए इंग्लिश वर्जन के हिसाब से जैसा कि टोनी ने स्ट्रेंज को ब्लिकर स्ट्रीट मजिशियन कहा था, इसलिए यहाँ पर एक रेफरेंस बनता है, क्योंकि ब्लिकर स्ट्रीट न्यूयॉर्क में वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज रहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम में, और वहाँ पर टोनी गया था इन्फिनिटी वॉर में। नंबर 17, इस सीन में यहाँ पर होप अपने ब्लास्टर्स एक्टिवेट करती है अगले ही सीन में उन्हें इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात है कि उसके ब्लास्टर्स आयरन मैन के एनर्जी बीम्स की तरह कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो एंटमैन एंड द वास्प मूवी में उसके ब्लास्टर को सिर्फ एनर्जी के बोल्ट से फायर करते हुए दिखाया गया था। तो शायद ऐसा इसलिए क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प मूवी के एंड तक धूल बनने से पहले ही उन्होंने ब्लास्टर्स अपग्रेड किए थे। नंबर 18, अगली डिटेल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अवेंजर्स एंड गेम को आईमैक्स में नहीं देखा है। सो इस सीन में जब टोनी का रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा होता है तब यहाँ पर 2 शख्स खड़े होते हैं। इसको तो यहाँ से कोई भी गेस कर सकता है, लेकिन आईमैक्स वर्जन में दिखता है कि इधर का शख्स स्टीव रॉजर्स है जो कि टोनी का आखिरी मैसेज देख रहे हैं। ये डिटेल हाल ही में सामने निकल कर आई थी एंड गेम मूवी डिज्नी प्लस पर आईमैक्स वर्जन में रिलीज होने के बाद। नंबर 19, इस सीन में ड्रैक्स चाकू से अपना वही स्पेशल मूव यूज करता है जो कि उसने यूज किया था मॉन्स्टर के पेट में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी में। अगर आप यहाँ तक वीडियो के साथ बने हुए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट पर। नंबर 20, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी ने पहले ही कई चीजें फोरशैडो कर दी थी जो कि होने वाली थी अवेंजर्स एंड गेम में। जी हाँ, एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में वांडा मैक्सिमोफ ने अपने मैजिक से अवेंजर्स को विजन्स दिखाए थे और
और उनमें से अवेंजर्स के कई विजन्स अवेंजर्स एंड गेम के एंड तक कुछ हद तक सही भी साबित हुए हैं। जैसे कि पहले तो जब वांडा ने टोनी स्टार्क को विजन दिखाया था तब उसके विजन में कैप्टन अमेरिका की शील्ड टूटी हुई थी और अवेंजर्स एंड गेम में भी कैप्टन की शील्ड टूट गई। फिर विजन में नताशा की डेथ दिखाई गई थी जो कि एंड गेम मूवी में सच हो जाती है और टोनी के विजन में एलियंस का बड़ा हमला दिखाया गया था पृथ्वी पर और अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस की बड़ी आर्मी हमला कर देती है पृथ्वी पर। कैप्टन अमेरिका ने पेगी के साथ डांस का विजन देखा था और एंड गेम में ये चीज भी हो गई। फाइनल बैटल के बाद कैप्टन टाइम ट्रेवल करके चले गए पेगी के पास। एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाए गए अवेंजर्स के उन विजन्स के और भी कनेक्शंस थे उनके फ्यूचर से, लेकिन अवेंजर्स एंड गेम के रिलेटेड मुझे इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट लगी। तो यही थी कुछ डिटेल्स। और गाइस मूवी को आए इतने साल हो गए हैं, इसलिए आज के टाइम में इस मूवी की एक भी नई डिटेल ढूंढने में काफी मेहनत लगती है और ऊपर से ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आपको कौन सी डिटेल पहले से पता है और कौन सी नहीं। इसलिए अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई डिटेल पता चली हो तो यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।